हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 12th में पढ़ते हैं और आपके पास एआई स्किल सब्जेक्ट है? अगर है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं 2024 सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर विद देयर सॉल्यूशन। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उस क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 2 घंटे का होगा और आपको टोटल 50 मार्क्स का पेपर करना होता है। यहाँ पे सेट 4 क्वेश्चन पेपर कोड 367 है जो 2024 में आया था। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शंस जहाँ पे 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी होते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं जहाँ पे 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है आपको, इंटरनल चॉइस मिलता है जहाँ पे आप आसानी से इस पेपर को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से सिर्फ आपको 4 का आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू पुट देयर फीलिंग एंड आइडियाज ऑन पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे आइडियाज ऑन पेपर है तो इसको जरा सा पकड़ लीजिएगा इस वर्ड को। टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज एंड बिलीव्स इनटू कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स एंड टू कन्वे मीनिंग थ्रू वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट। टेक्स्ट भी आ गया और पेपर भी आ गया। तो कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डैश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो इसका सही जवाब है वो राइटिंग, क्योंकि एक्टिव लिस्निंग में आप सिर्फ लिस्निंग का काम कर रहे हैं, पेपर का कोई काम नहीं हो रहा है। एब्सोल्यूट फ्रेजेज और स्पीचेज एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राइटिंग इसका सही जवाब है। ओसीपीडी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओसीपीडी स्टैंड्स फॉर, तो ये डिफरेंट टाइप्स के वो हैं आपके, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं डिफरेंट टाइप्स के। उसमें से एक ओसीपीडी आता है। ये टाइप 3 क्लस्टर टाइप कैटेगरी 3 टाइप का है ये। ठीक है, तो ओसीपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीडीपी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है। मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प अस टू ओवरकम फियर्स एंड टेक अप, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोटिवेशन का यही फायदा होता है पॉजिटिव थिंकिंग का। मोटिवेशन पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प अस टू इग्नोरिंग आवर आइडियाज। देखो ये इग्नोरिंग वर्ड जो दिया है ये इस स्टेटमेंट को गलत बता रहा है। तो यहाँ पे जो सही जवाब इसका है वो है स्टेटमेंट बी। अदरवाइज ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द स्प्रेडशीट्स? नॉट ट्रू ढूंढना है। वर्कबुक हैज 1 और मोर वर्कशीट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लार्ज वॉल्यूम डाटा कैन बी इजिली हैंडल्ड एंड मेंटेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेटा कैन नॉट बी इजिली रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म लाइक ग्राफ्स और देखो अब ये गलत जवाब हो गया, क्योंकि कैन नॉट बोल दिया और साथ में पिक्टोरियल फॉर्म बोला, जबकि आपको पता है कि एमएस एक्सेल और स्प्रेडशीट्स के अंदर में या लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर में हम ग्राफ भी बनाते हैं, चार्ट भी बनाते हैं, तो ये इसके फीचर्स में आता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बैरियर्स दैट एंटरप्रेन्योर में फेस? सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बैरियर नहीं होता है, ये क्वालिटी होता है उसके अंदर में। एबिलिटी ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑन टाइम, ये भी एक अच्छी बात है, ये बैरियर भी नहीं आ सकता है। अनएबिलिटी ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑन टाइम, ये एक बैरियर बन सकता है कि भाई आपको मॉनेटरी रिसोर्सेज टाइम पे नहीं मिला तो इससे आपका बिजनेस, आपका जो आपने जो स्टार्टअप ले रखा है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डैश इज डिफाइंड एज अ वन दैट हेल्प्स ब्रिंग अबाउट द मेंटेन ट्रांजिशंस टू एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो इसका जो सही जवाब है वो जवाब होता है ग्रीन जॉब। सेल्फ मैनेजमेंट, ये ग्रीन स्किल से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन स्किल का क्वेश्चन मिल गया आपको, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का क्वेश्चन मिल गया आपको, आईसीटी स्किल्स का क्वेश्चन मिल गया आपको, और यहाँ पे आपको जो ये दोनों ही आंसर हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और कम्युनिकेशन स्किल से 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एक पैटर्न आपके समझ में आ रहा होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा रह रहा है। ठीक है, चलिए पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे आपको 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ड्यूरिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एवोल्यूशन बी यूजुअली स्प्लिट द डेटा अराउंड डैश बिटवीन द टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग स्टेज। इसका जो स्टैंडर्ड डाटा है वो 20% टू 80% का होता है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू डेटा स्टोरी टेलिंग कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। डेटा कैन बी परस्यूसिव बट आर मच मोर डैश, तो बट आर मच मोर स्टोरीज, लेकिन उसके अंदर में स्टोरीज भी होने चाहिए। डैश प्रोवाइड्स, बाकी आप ध्यान से अगर देखें ना तो सारे ऑप्शंस जो इसमें दिए गए हैं इररिलेवेंट ऑप्शंस दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। डैश प्रोवाइड अ यूजफुल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट टाइम सीरीज जनरली एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? डिकम्पोजिशन करना होता है, जो हमारे लिए काफी यूजफुल होता है इस काम के लिए। तो सही जवाब यहाँ पे क्या है? डिकम्पोजिशन। The first fundamental steps when starting an AI initiative is scoping.
सबसे पहले आपको स्कोप ही देखना पड़ता है कि क्या स्कोप है ना, क्या आप प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम करना चाहते हो उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट स्कोप क्या होगा, आपको ये चेक करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रॉब्लम डेफिनेशंस होता है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होता है, डेटा डिलीवरी जो है वो इसका एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का स्टेप नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ओपन लैंग्वेज कैटेगरी, इसमें से कौन सा जो ओपन लैंग्वेज कैटेगरी में नहीं आता है, यूज फॉर द एआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। एआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो लिनक्स है। बाकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर एंड स्केला ये सब लैंग्वेज है जिसका हम यूज करते हैं एआई डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दिए गए 6 क्वेश्चन में से। तो डैश इज द लास्ट स्टेप इन एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब जैसा कि आप देख सकते हो एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से यहाँ पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और इसमें ये आपके सीक्वेंस को चेक किया जा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट जो होता है इसका लास्ट स्टेप्स होता है। आइडेंटिफाई द गिवन एलिमेंट दैट मेक्स अ कंपेलिंग डाटा स्टोरी एंड चूज इट्स करेक्ट नेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये जो ऑप्शन है इसको हम डेटा कहेंगे। ये जो फिगर दिया गया है ये डेटा दिया हुआ है, डेटा स्टोरी टेलिंग चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है ये। इन अ डैश फेज इट इज क्रूशियल टू प्रिसाइजली डिफाइन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर में ही सारा काम किया जाता है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है वहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि प्रोजेक्ट का क्या आउटकम्स होगा और इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे स्कोप की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू डेटा स्टोरी टेलिंग नैरेटिव इज द वे वी सिंप्लीफाई एंड मेक सेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स वर्ड। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। अब ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू लग रहा है। नैरेटिव एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन द डेटा सेट, ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट ही है। तो यहाँ पे बता रहा है कि नैरेटिव जो है वो है क्या, और यहाँ पे बता रहा है कि नैरेटिव का पर्पस क्या है। तो असर्शंस का ये एक्यूरेट रीजन दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, AI is perhaps the most transformative technology available today. At a high level, every AI project follows total dash steps. तो 6 steps होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, during a step of 3 of AI model life cycle, dash should include, यहाँ पे फिलअप्स में क्वेश्चन में मिसिंग है, यहाँ पे dash आना चाहिए था। dash should include all relevant subsets of training data. तो जो इसका सही जवाब है वो है deployment. Deployment should include all relevant subset of training data. Okay. नाउ वी आर रीच्ड एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करने हैं। मैच द फॉलोइंग आपको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चंस में, देखिए इसको मैच कराना है। तो जो इसका सही जवाब है वो मैं पहले बता दूं, ऑप्शंस बी आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं, एक बार इसको करेक्ट करते हैं। ओपन फ्रेमवर्क डी के साथ, ठीक है, ओपन फ्रेमवर्क एक्सिट बोर्ड्स को हम ओपन फ्रेमवर्क कहते हैं। ओपन लैंग्वेज हमारा यहाँ पे क्या है, और ये देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसमें एक दो चीज़ों को पकड़ना होता है। जैसे ये एक ऑप्शन इसके साथ मैच कर जा रहा है। डेवलपमेंट टूल में हमारा जो होगा वो एनाकोंडा होगा। डेवलपमेंट टूल में क्या होगा हमारा, एनाकोंडा होगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ में जो बच गया आपको, आपके पास अब बचा एक, और ये इनहेंसिंग कैपेबिलिटीज जो होता है वो ऑटो एआई से हो जाता है। ये हमारा किससे हो जाएगा, ऑटो एआई से हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन अगर आपने पकड़ लिया तो लास्ट ऑप्शन आपको इजीली पता चल जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ 1D 2 बार दिया हुआ है, BC तो हो ही नहीं सकता 1 के साथ। तो इस तरह से आप इसमें ना आंसर्स को मैच करा सकते हो। एटलीस्ट 2 या 3 आंसर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। स्टोरीज दैट इनकॉर्पोरेट डैश एनालिटिक्स आर मोर कन्विंसिंग देन दोज बेस्ड एंटायरली ऑन एनेक्डोट्स और पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है आपका डेटा, कि जिस भी स्टोरीज में डेटा ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होता है वो स्टोरीज समझना आसान होता है, लोगों को समझाना आसान होता है, आप इजिली उसे समझा सकते हैं। थ्योरेटिकली किसी चीज़ को समझाना बड़ा टफ टास्क होता है, तो स्टोरीज में डेटा का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ड्यूरिंग मॉडलिंग अप्रोच ऑफ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट द डेटा साइंटिस्ट विल यूज अ डैश गेट फॉर द प्रिडिक्टिंग मॉडलिंग। तो डेटा यहाँ पे क्या होगा, ट्रेनिंग सेट होना चाहिए था। एक्चुअली ये गेट नहीं होगा, ये सेट होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या क्वेश्चंस को टाइप करते समय प्रॉब्लम आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आंसर इसका होगा ट्रेनिंग। एज अ डेटा स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एज अ डेटा स्टोरी टेलिंग अ स्ट्रक्चर अप्रोच फॉर कम्युनिकेटिंग इनसाइट्स ड्रॉन फ्रॉम डेटा एंड इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एलिमेंट्स। ओके फाइन, व्हेन डैश इज accompanied with the data, it helps us to explain the audience। अब कहता है कि डेटा के साथ क्या अगर आप मिला दोगे तो लोगों को समझना आसान हो जाएगा, तो वो होता है नैरेटिव। डेटा के साथ हमेशा क्या मिलना चाहिए, नैरेटिव मिलना चाहिए। विथ रेफरेंस टू एआई मॉडल लाइफ साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बिल्डिंग द मॉडल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस होता है एआई मॉडल, लाइफ साइकिल मॉडल, जहाँ पे आप स्टेप्स को रिपीट करते हैं, कंप्राइजिंग ऑल द स्टेप्स रिलेवेंट टू द बिल्डिंग द एआई और मशीन लर्निंग मॉडल।
RMSE क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर एरर होता है ये, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो इसका सही जवाब ये है। यहाँ पे रेडियन दे दिया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे रूट मीडियन दे दिया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे रूट मीन सर्च दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो जो सही जवाब है वो रूट मीन स्क्वायर एरर होता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे कह रहा है आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। गुड स्टोरीज डोंट जस्ट इमर्ज फ्रॉम डेटा इटसेल्फ, दे नीड टू बी अनरेवल्ड फ्रॉम ए रिलेशनशिप्स। तो वो क्या होगा? वो हमारा डेटा होता है। ठीक है, सही जवाब इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेंड टेस्ट प्रोसीजर्स टू अप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंटली डेटा सेट्स अवेलेबल। तो इसका सही जवाब है लार्ज डेटा सेट्स हमारे पास होना चाहिए, तब हम इस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेप्स ऑफ एआई मॉडल लाइफ साइकिल, देखिए एआई मॉडल लाइफ साइकिल से फिर से क्वेश्चन आ गया। द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट डेटा कैन बी लार्ज विच प्रेजेंट्स, क्या होगा? विच प्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्सिटीज। लार्ज डेटा होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज वाले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना इजी हो जाता है। इन डैश वी रन आवर मॉडलिंग प्रोसेस ऑन डिफरेंट सबसेट्स ऑफ द डेटा टू गेट मल्टीपल मेजर्स ऑफ मॉडल क्वालिटी। तो इसका सही जवाब है क्रॉस वैलिडेशन। सही जवाब क्या है यहाँ पे? क्रॉस वैलिडेशन। The machine learning life cycles is the dash process that AI और machine learning project follow। तो ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल क्या है? ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। डेटा मॉडलिंग फोकस ऑन डेवलपिंग मॉडल्स दैट आर आइदर डिस्क्रिप्टिव और डैश। तो सही जवाब है इसका प्रिडिक्टिव, आइदर डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव। ओके, तो इस तरह से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। अब हम पहुंचते हैं सेक्शन बी के ऊपर, जहां पे आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, जिसमें से 5 क्वेश्चन में से 3 का आंसर आपको करना होता है और 6 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है वो वर्ड लिमिट यहाँ पे दिया गया है 20 to 30 वर्ड्स में ही आपको करने होते हैं, तो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है। बाकी मैंने यहाँ पे आंसर बुक के हिसाब से निकाल के दिया है आपको, थोड़ा लेंदी हो सकता है, ताकि आप इसको आप समराइज कर सकते हो अपने हिसाब से। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। सेंटेंस और फ्रेज के बीच में क्या डिफरेंस है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो सेंटेंसेस क्या होता है? ग्रामेटिकली कंप्लीट होता है, ये ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट होता है। जैसे कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं इसके अंदर में लैक अ सब्जेक्ट या वर्ब हो सकता है, किसी की कमी हो सकती है। एक कंप्लीट थॉट्स को ये प्रोसेस करता है। देखिए आपके लिए बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट थॉट्स को एक्सप्लेन करता है, कन्वे कर देता है। ये कंप्लीट थॉट्स नहीं बता पाता है, फुल आइडिया देता है उसके बारे में, ये कुछ चीज़ों को छोड़ जाता है। एग्जाम्पल जैसे सन इज शाइनिंग, आई लव लर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सूरज चमक रहा है, ये बता रहा है आपको, मैं पढ़ना मुझे पसंद है, ये बता रहा है। इन द मॉर्निंग, मिसिंग वर्ब है यहाँ पे, इन द मॉर्निंग मतलब ठीक है। लर्निंग अ न्यू स्किल, लर्निंग अ न्यू स्किल, यहाँ पे मिसिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं पता है कि कौन पढ़ रहा है, यहाँ पे वर्ब नहीं पता चल रहा है क्या है। तो इस तरह से जो फ्रेज होते हैं, फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस हो गया। एक ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट है, एक ग्रामेटिकली कंप्लीट है। सेंटेंस से हमें पूरा अर्थ पता चल जाता है, फ्रेजेस से हमें पूरा अर्थ पता नहीं चलता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, दोनों को एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन है। पर्सनालिटी क्या होता है? द एंडरिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ समवन टिपिकली बिहेव्स एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल एंड नॉन एडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। इनफ्लेक्सिबल एंड नॉन एडेप्टिव, जिसको एडेप्ट नहीं किया जाता है, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग and behaving that deviate significantly from cultural expectations and causes distress or impairment of in functioning। तो इसे हम क्या कहते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, कि जो मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से सामने वाला बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ डिस्ट्रेस है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है उस पर, या कुछ भी, तो ऐसे चीज़ों को हम डिसऑर्डर में ही, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मिस्टर चौधरी वांट्स टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रोडक्ट इन हिज क्लाइंट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन देयर ऑडियंस। आइदर ही कैन use homemade charts or make a digital presentation using a computer and presentation software. Which out of the 2 options more advantageous and why? है ना, इसमें से उसको बताना है कि कौन सा ऑप्शंस, या वो क्या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करे या डिजिटल प्रेजेंटेशन यूजिंग कंप्यूटर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मतलब वो होममेड चार्ट्स को यूज करे या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करे, तो क्या आप उसके लिए एडवांटेजेस बताओगे? तो स्वाभाविक है डिजिटल प्रेजेंटेशन जो होता है वो ज़्यादा एडवांटेजियस होगा, मतलब होममेड चार्ट के मुकाबले, क्योंकि इसमें क्या है कि आप प्रोफेशनलिज्म ला सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, आप मोर प्रोफेशनल्स एंड पॉलिश लुक दे सकते हो, उसको इंप्रेसिव बना सकते हो, एनिमेटेड बना सकते हो। इंगेजमेंट और क्लैरिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का जब आपने उसमें यूज़ कर लिया, वीडियो एनिमेशंस का यूज़ कर लिया, तो लोगों का इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो कम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी आप इजीली एक्सप्लेन कर पाते हो।
ईज ऑफ शेयरिंग एंड अपडेटिंग होता है यहाँ पे, मतलब जो डाटा है उसको आप आसानी से शेयर भी कर सकते हो। अगर क्लाइंट्स को मान लो वो पीपीटी चाहिए तो आप उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में भेज सकते हो और फिर आप उसको जब चाहो तब अपडेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिजिकल चार्ट के साथ आप उसे कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है इसका डिजिटल प्रेजेंटेशन का। वो डू आप इसके अलावा और भी कुछ ऐड कर सकते हो इसमें अगर आप ऐड करना चाहो तो। What do you mean by the interpersonal skills and why it is important for an entrepreneur to process it? Briefly discuss. देखो entrepreneurial skills क्या होता है कि ability to effectively, मतलब जो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सके और दूसरे के साथ कोलेबोरेट कर सके, है ना, दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकें, कोलेबोरेट कर सकें। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। These skills are crucial for entrepreneurs. क्यों crucial है, क्यों important है? Because they need to communicate with their vision. उसको अपना ideas और vision बताना होता है पर्सनली टू इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स एंड कस्टमर्स, सबको बताना होगा ताकि लोग उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना पड़ता है उसको स्टैक होल्डर के साथ ताकि फंडिंग सिक्योर हो सके। कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड फोस्टर कस्टमर्स लॉयल्टी के लिए, और नेविगेट कम्प्लेक्स सिचुएशंस एंड रिजॉल्व द कम्प्लेक्स इफेक्टिवली। तो इन सब के लिए एंटरपर्सनल स्किल बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप लोगों को समझा सकें, लोगों को बता सकें, है ना, आप अपने पर्पस को बता सकें, आप उनसे प्रॉफिट ले सकें, मतलब उनको बता के ताकि आप कन्विंस कर पाए सो दैट कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू। तो फॉर दिस पर्पस इंटरपर्सनल स्किल इज द इंपॉर्टेंट हेयर। मेंशन एनी 4 एडवांटेज ऑफ ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, 4 कहा था। तो सबसे पहला एक एनवायरमेंटल बेनिफिट होता है इसमें कि आप सस्टेनेबल पॉल्यूशंस को रिड्यूस करते हो, आपका रिसोर्सेज को कंजर्व करते हो और क्लाइमेट चेंज को साथ आप मतलब उसका जो इम्पैक्ट होता है उसे आप कम कर सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ से क्रिएट हो रहा होता है ग्रोइंग सेक्टर्स में लाइक रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी में। इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, क्योंकि आपने पॉल्यूशंस को कंट्रोल कर लिया तो स्वाभाविक है कि आपका पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एयर एंड वाटर पॉल्यूशंस को हम कम कर सकते हैं, हेल्दियर कम्युनिटीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं। इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, हम डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस को हम प्रमोट कर सकते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दिस आर द सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रीन जॉब्स। नाउ वी रीच ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट एंड यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ गिवन द 6 क्वेश्चन में। यहाँ भी आंसर 20-30 वर्ड्स का करना है, बट अब ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। अभी हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देखा था, अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए जहाँ पे 2 into 4 यानी कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ ट्रेनिंग सेट्स। ट्रेनिंग सेट्स क्या होता है? तो ट्रेनिंग सेट इज द सबसेट ऑफ डेटा है जो जिसका पर्पस होता है टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ इनपुट आउटपुट पेयर्स यूज फॉर द एल्गोरिथम लर्निंग एंड पैरामीटर एडजस्टमेंट। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? एल्गोरिथम इसको यूज करेगा ताकि वो टेस्ट हो सके। द डेटा हेल्प्स द मॉडल लर्न पैटर्न्स। Data helps the model to learn patterns and establish the relationships within the data. Data में एक relationship check करना, allowing it to make the predictions और उसके basis पे prediction करना और perform a specific task on a new unseen data. और कोई नया डेटा अगर उसको हम दे दें तो उसके ऊपर वो specific task को perform करके हमें result provide कर दे। Name the 2 categories of loss functions. Loss functions के 2 categories के आपको नाम बताने हैं। एक होता है हमारा रिग्रेशन लॉस फंक्शंस और एक होता है हमारा क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शंस। रिग्रेशन लॉस फंक्शन हम यूज कब करते हैं? व्हेन टारगेट वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइसेस और स्टॉक प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर मेथड को हम यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शंस ये हम यूज करते हैं व्हेन टारगेट वेरिएबल इज कैटेगोरिकल, है ना, कैटेगोरिकल हो और यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो। तो दोनों में डिफरेंस समझना, टारगेट वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ पे टारगेट वेरिएबल क्या है, कैटेगोरिकल है। मीनिंग इट बिलोंग्स टू वन और फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट क्लासेस। कुछ ना कुछ सेट्स में डिफाइन होगा, मतलब वो अलग अलग क्लास का। जैसे क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम और नॉट स्पैम। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस एंट्रोपी और हिंज लॉस ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम यूज करते हैं क्लास लॉस फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जो डेटा स्टोरी टेलिंग से लिया हुआ है। स्टोरीज क्रिएट इंगेजिंग एक्सप्रेशन दैट ट्रांसपोर्ट द ऑडियंस टू अनदर स्पेस एंड टाइम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो होता क्या है, जब आप स्टोरीज बता रहे होते हो तो आपका इमेजिनेशन और इमोशंस दोनों यूज हो रहा होता है यहाँ पे, है ना। स्टोरीज टैप इनटू आवर इमेजिनेशन एंड इमोशंस अलाउइंग अस, जो हमें परमिशन देती है कि यू कैन विजुलाइज आवर सेल्फ इन अ डिफरेंट सेटिंग्स एंड सिचुएशंस। अब मान लो किसी ने आपको क्लाउड अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में बताना शुरू किया, तो आप फील करना शुरू करोगे कि आप अंतरिक्ष में हो,
आप वहां पे पहुंच चुके हो, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द स्टोरीज, दैट इज द पावर ऑफ द स्टोरीज. दिस क्रिएट्स अ पावरफुल कनेक्शंस टू द नैरेटिव. ये क्या करता है, पावरफुल कनेक्शंस क्रिएट करता है नैरेटिव, एंड मेकिंग इट फील लाइक कि वी आर एक्सपीरियंसिंग द इवेंट्स फर्स्ट हैंड रिगार्डलेस ऑफ द स्पेस और टाइम. मतलब हम इस चीज को फील करने लगते हैं कि हम उसी जगह पे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे हैं, किस समय पे, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द स्टोरीज. व्हाट इज अ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट? गिव एनी 2 एग्जांपल्स. कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स बताने हैं. तो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है? इट इज लाइक अ रिसर्च प्रोजेक्ट विच इज यूजुअली इंटेंडेड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी. किसी सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे हम कैप्स्टोन प्रोजेक्ट कहते हैं. कैप्स्टोन प्रोजेक्ट इज अ academic experience typically undertaken by the students in final year study. It allows them to apply the knowledge and skills acquired throughout their program टू ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और चैलेंज. मतलब आपको ध्यान रखना है कि कैप्स्टोन प्रोजेक्ट हमेशा आपकी सोसाइटी या आपके रियल वर्ल्ड से ही लेके बनाया जाता है ना. आपके आसपास जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए जब आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो, सोचते हो उसके बारे में, तो इसको आप कैप्स्टोन प्रोजेक्ट कहते हैं. आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे डेवलपिंग अ मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप टू एड्रेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. कोई ऐसा मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप बना दिए जो सामने वाले किसी चीज समस्या को सॉल्व, जैसे कैप्चर, क्रॉप एंड लेवल द एप्लीकेशन सीबीएसई सेल्स टू जनरेट द फोटोज एज पर द रिक्वायरमेंट. कंडक्टिंग रिसर्च एंड प्रपोजिंग सॉल्यूशंस टू एन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. किसी इन्वायरमेंटल कंसर्न, जैसे बायोलॉजी स्टूडेंट्स कुड कंडक्ट रिसर्च ऑन द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस ऑफ द स्पेसिफिक बर्ड स्पीसीज एंड उसके कंजर्वेशन के बारे में कुछ बजट, कुछ प्लानिंग बताए, कुछ फाइंडिंग्स दे हमें. नेम द 2 टेक्निक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे. नेम द 2 टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू वैलिडेट एआई मॉडल क्वालिटी. है ना, उस 2 टेक्निक के बारे में बताओ जो आप यूज करोगे एआई मॉडल को वैलिडेट करने के लिए. ठीक है, तो एक हमारा होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और एक होता है हमारा क्रॉस वैलिडेशन. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में क्या होगा? इट इज गोइंग टू डिवाइड द डेटा इनटू 2 सेट्स. वन इज द ट्रेनिंग सेट्स टू यूज द ट्रेन द मॉडल एंड अदर इज द टेस्टिंग सेट दैट इज यूज टू इवेलुएट इट्स परफॉर्मेंस ऑन अनसीन डेटा. सेकेंड आपका जो मैथोलॉजी है एआई मॉडल वैलिडेट करने, वो क्रॉस वैलिडेशन. दिस इन्वॉल्व्स द डिवाइडिंग द डेटा इनटू मल्टीपल फोल्ड्स. अलग अलग फोल्ड्स में होते हैं. एंड रिपीटेडली ट्रेनिंग द मॉडल ऑन वन फोल्ड व्हाइल इवैल्यूएटिंग ऑन द रिमेनिंग फोल्ड्स. और ये मल्टीपल टाइम्स किया जाता है. दिस प्रोवाइड अ मोर रोबस्ट एस्टिमेट्स. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका पूरा का पूरा डेटा है, तो पहले इसको हमने डेटा ट्रेन करने के लिए इसको टेस्ट कर लिए, फिर क्या हो गया कि इसको रख लिए, अब इसको हम ट्रेन करने के लिए, अब बाकी जो बच गया उसको टेस्ट करने के लिए. तो कुछ इस तरीके से यूज हम कर रहे होते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें. नेम एनी 2 ओपन फ्रेमवर्क्स एंड 2 डेवलपमेंट टूल्स दैट कैन बी यूज टू बिल्ड एन एआई मॉडल. तो एआई मॉडल को बिल्ड करने के लिए आपको 2 ओपन फ्रेमवर्क्स और 2 डेवलपमेंट टूल्स का सिर्फ नाम बताना है. मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है. ओपन फ्रेमवर्क्स में हमारे पास टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और कैरास आ जाते हैं. ठीक है, और डेवलपमेंट टूल्स में जुपिटर नोटबुक, विजुअल स्टूडियो कोड, गिट, ये सारे हमारे डेवलपमेंट टूल्स में आते हैं. ठीक है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन. नेक्स्ट सेगमेंट में आ चुके हैं जहां पे 5 में से 3 आंसर करने हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिमिट आपका इंक्रीज हो गया 50 to 80 वर्ड्स. तो मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे. यहाँ पे 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे. लिस्ट एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्टोरी टेलिंग. डेटा स्टोरी टेलिंग का जो 4 इंपॉर्टेंस बताना है. सबसे पहला है कि इट इज गोइंग टू एंगेज द ऑडियंस. तो स्टोरीज मेक द डेटा मोर एंगेजिंग एंड मेमोरेबल, फॉस्टरिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन विद द इन्फॉर्मेशन. इंप्रूव्स कम्युनिकेशन एंड परसुएशंस. एक आपका ये भी बेनिफिट होता है, आप जब स्टोरी बताते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल और परसुएशन स्किल इंक्रीज हो जाता है. बाय वीविंग डेटा इनटू अ नैरेटिव, complex insights become easier to grasp and communicate, fostering persuasions and actions. Connects with the emotions. Data storytelling से आप emotions से connect होते हैं. Stories tap into our emotions and making data resonate on a deeper level and leaving a lasting impressions. काफ़ी लंबे समय तक के लिए आपके पास रह सकता है, आपको याद रहता है जब आप विजुलाइज करके डेटा को इमेजिनेट करके देखते हो. तो enhance decision making capability. Data storytelling helps people to understand the complex informations and context, इनेबलिंग इन्फॉर्म एंड डेटा ड्राइवन डिसीजंस. तो ये भी एक फैसिलिटी हमें यहाँ से, इसके जो एडवांटेज हैं डेटा स्टोरी टेलिंग के, ये भी हमें देखने को मिलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज अ डिजाइन थिंकिंग? लिस्ट इट्स मेन स्टेजेस. डिजाइन थिंकिंग क्या होता है? तो डिजाइन थिंकिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये क्या है? एक इटरेटिव है और ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग यूजर्स नीड, एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस एंड इटरेटिवली रिफाइनिंग देम बेस्ड ऑन द फीडबैक. मतलब इसमें क्या होता है, पहले आपके यूजर्स के रिक्वायरमेंट समझना होता है, उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं,
उसको फिर रिफाइन करते हैं इटरेटिवली, मतलब उसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, फिर से नीड्स पे जाएंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे एंड और एट लास्ट फीडबैक के बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं. The main stages, it's as having the five stage. So the first is the empathize, to understand the user's perspective, to understand the problem. Define, to define the problem based on the user requirements, needs and observation. Ideate, brainstorms and generate the creative solutions to the problem. Prototype, to develop the quick tangible representations of potential solution, and then get the user feedback to test your prototypes and refine and improve the सॉल्यूशन. तो अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखेगा तो फिर से हम यहाँ आ जाते हैं, फिर डिफाइन होता है, फिर आइडिएट होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इटरेटिव प्रोसेस. इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. एक्सप्लेन द डिजाइन बिल्डिंग द मॉडल स्टेप्स ऑफ द एआई मॉडल लाइफ साइकिल इन डिटेल. तो डिजाइन बिल्डिंग मॉडल होता है, तो वंस द रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेलेक्टेड एंड प्रॉपर्ली स्कोप, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल इज द डिजाइन और बिल्ड. मतलब एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट को और स्कोप डिफाइन हो गया, तो आपका अगला स्टेप जो होता है वो डिजाइनिंग का ही तो होता है, आपको बिल्ड करना होता है. मतलब आपने यूजर से रिक्वायरमेंट ले लिया, समझ लिया कि क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, क्या आउटपुट चाहिए, क्या इनपुट मिल सकता है. तो नाउ यू हैव टू डिजाइन योर मॉडल विच कैन टेक फ्रॉम ए फ्यू डेज टू मल्टीपल मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट. द डिजाइन फेज इज essentially an iterative process comprising all the steps relevant to the building the AI और मशीन लर्निंग मॉडल. जैसे यहाँ पे डेटा एक्विजिशंस, एक्सप्लोरेशंस, प्रिपरेशंस, क्लीनिंग, feature engineering, testing and running a set of the models to try predict the behaviors and discover the insight in the data. तो ये सारा काम हमारा डिज़ाइन फेज के अंदर किया जाता है. क्या क्या आ गया? डेटा को एक्वायर करना, उसको एक्सप्लोर करना, प्रिपरेशन करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा फ्यूचर इंजीनियरिंग उस पर लगाना, टेस्टिंग करना और रनिंग करना. Enabling all different peoples involved in the AI project to have the appropriate access to the data tools process in order to collaborate across different stages of the model building is the क्रूशियल टू सक्सेस. तो यहाँ पे ये भी डिजाइन फेज में हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है. अनदर की सक्सेस फैक्टर टू कंसिडर द मॉडल वैलिडेशंस कि हाउ यू विल डिटरमाइन, मेजर एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ईच इटरेशन. तो रिगार्ड्स टू द डिफाइन, तो आरओआई ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है. ड्यूरिंग दिस फेज हमें एक चीज़ और भी देखना पड़ता है कि हम कौन सा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करना चाहते हैं. हम अगर ओपन लैंग्वेज की बात करें तो हमें यहाँ पे पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर, स्केला जैसे लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा. ओपन फ्रेमवर्क्स की बात करें तो साइकिट लर्न, एक्जिबोस, टेंसरफ्लो को यूज़ करना पड़ेगा. अप्रोच और टेक्निक की बात करें तो क्लासिक एमएल टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं रिग्रेशंस के लिए, एंड स्टेट टू आर्ट, जैन्स एंड आरएल यूज हो सकता है यहाँ पे. प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो विजुअल मॉडलिंग की बात करेंगे, ऑटो एआई जो हमें हेल्प करता है फीचर इंजीनियरिंग के लिए, एल्गोरिथम सिलेक्शन एंड हाइपर पैरामीटर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए. और डेवलपमेंट टूल्स पे हम डेटा रोबोट, H2O, वाटसन स्टूडियो, एज्योर एमएल स्टूडियो, सेज मेकर, एनाकोंडा, इनमें से किसी को हम यूज़ कर सकते हैं. तो जो डिज़ाइन फेज होता है वो इसलिए हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन बिल्डिंग मॉडल में हमें इतनी सारी चीज़ों को देखना होता है. Expand and explain the term MSE. Give the mathematical formula to calculate the MSE and why use MSE. Briefly discuss. MSE stands for the mean square error. The most commonly used techniques in the regression loss function. MSE is the sum of the square distance between our target variable and predicted values. जो आपने target value था, जो predicted था, है ना, आपका टारगेट था कि ऐसे लाइन बनना चाहिए, लेकिन वैल्यू जो है सो ऐसे आ रहा है कुछ, तो इनके बीच के डिस्टेंस का आप स्क्वायर निकाल के फिर आप उसका सम निकालते हैं. ठीक है. एमएससी का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए. समेशंस ऑफ आई इक्वल टू 1 to n प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल का होल स्क्वायर. यानी कि आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो ऐसे आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 to n समेशन साइंस वाई ऑफ आई पी माइनस वाई ऑफ आई ए का होल स्क्वायर. ठीक है. या फिर आप इसको भी निकाल सकते हो कि 1/n समेशंस वाई ऑफ आई माइनस वाई ऑफ आई डैश का होल स्क्वायर. ठीक है. वाई यूज मीन स्क्वायर एरर हम क्यों यूज करते हैं, तो इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द आउटलायर्स एंड गिवन द सेवरल एग्जांपल्स विद द सेम इनपुट फीचर्स वैल्यू द ऑप्टिमल प्रेडिक्शंस विल बी देयर मीन टारगेट वैल्यू. तो यहाँ पे जो दिस शुड बी कंपेयर्ड विद द मीन एब्सोल्यूट एरर. इसको मीन एब्सोल्यूट एरर से कंपेयर करते हैं. वेयर द ऑप्टिमल प्रेडिक्शन इज द मीडियन. जो यहाँ पे ऑप्टिमल प्रेडिक्शन होता है मीडियन होता है, और यहाँ पे ऑप्टिमल प्रेडिक्शन क्या है, मीन टारगेट वैल्यू होता है. MS is thus a good to use if you believe that your target data conditions on the input and it's normally distributed around a mean value and when it is important to penalize outliers extra much. ठीक है. तो ऐसे जगह पे हमें मीन स्क्वायर एरर का इस्तेमाल करना होता है. Why storytelling is so powerful and cross culture explain and cross culture. Storytelling is powerful and cross culture tools for the communications understanding for several reasons. Universities of human experiences. ठीक है.
इमोशनल कनेक्शंस, पैटर्न रिकॉग्निशंस, collective memory and identities. So these are the some features. That's why it's becomes very important for us. At their core, stories tap into the fundamental experience that make us human: love, loss, dream, conflict, search of meaning. These themes resonate across cultures and even when specific details changes. इमोशनल कनेक्शंस के लिए स्टोरीज काफ़ी अच्छा टूल्स माना जाता है। यहाँ पे हम इंगेज करते हैं लोगों के इमोशंस के साथ एम्पैथी की हेल्प से, ठीक है। तो इमोशनल कनेक्शन ट्रांसलेट कल्चरल बैरियर्स को दूर हो जाता कर देता है यहाँ पे, अलाउइंग द ऑडियंस टू रिलेट एंड एक्सपीरियंस इवन इफ इट इज नॉट डायरेक्टली देयर्स। पैटर्न रिकॉग्निशंस, ह्यूमन ब्रेन इज वाइज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू द स्टोरीज। वी लुक फॉर द पैटर्न्स, हम उसके कैजुअलिटीज एंड नैरेटिव टू मेक सेंस ऑफ द कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। Stories offer the structures and making concepts easier to understand and monetize. Collective memory and identity. Stories often reflect cultural values, beliefs, and history also. By sharing stories, communities across the globe preserves their traditions, reinforce their shared identity, and pass down the important knowledge to future generations. तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। स्टोरी टेलिंग इसलिए पावरफुल टूल्स माना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर बी है 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेटर डेटा स्टोरी, गिव रीजंस। तो देखो इस क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कहाँ पे डेटा ज़्यादा दिया हुआ है। जहाँ डेटा ज़्यादा दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल होता है। तो स्वाभाविक है इसमें, जैसे आप देख सकते हो सेकंड इमेज में, ये जो सेकंड इमेज है इसमें अंदर में डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट इमेज में सिर्फ इमेज दिया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन कोई डेटा हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसको अंडरस्टैंड करना या ये हमें ज़्यादा डाटा स्टोरी बनाने में, देखो बेटर डाटा स्टोरी के लिए इमेज तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ डेटा भी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड इमेज इज द डेटा स्टोरी इज द बेटर बिकॉज इट हैज़ मोर ऑब्जर्वेशंस related to the data. It will help us to create the more engaging and captivative story. Okay? तो इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए सॉल्यूशन फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।